तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो राइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार बहुत स्वागत है। और आज जो है वो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन, है ना। जनन जिसको हम बोलते हैं, जनन। तो इसके अंदर हम दोनों तरह के जनन के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन भी और अलैंगिक जनन भी इस चैप्टर के अंदर। और फिर जो लैंगिक जनन है वो पौधों के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर मेनली जो भी है ना, तो वो सारा हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। सो नाउ स्टार्ट्स। तो सबसे पहला है कि जनन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, जनन। ठीक है। तो नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, है ना। क्या होता है, नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया को जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, है ना। प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which an organism an organism produces daughter organisms, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डॉटर ऑर्गेनिजम्स, अपनी संतति उत्पन्न करता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसी ही, है ना। अपने जैसी ही का मतलब उसकी कॉपी भी हो सकता है और उसके जैसा हो लेकिन एग्जैक्ट कॉपी ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब व्हाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, है ना। इससे पहले व्हाई रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स, व्हाई रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स, क्या जरूरत पड़ी, है ना, आवश्यकता क्या है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों हुई, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता, जनन की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखो, जनन की आवश्यकता हुई, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू रेस। हर एक जीव ये चाहता है कि उसकी जो प्रजाति है ना, रेस का मतलब किससे, प्रजाति से, उसकी जो प्रजाति है वो कंटिन्यू रहे, सतत प्रक्रिया के अंदर रहे, कंटिन्यू रहे, बनी रहे, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ये प्रजाति जो है वो बनी रहे। हर ऑर्गेनिज्म यही चाहता है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो कोई अमर हो जाए, जैसे अभी जो पॉपुलेशन है अगर वो अमर हो गई तो ये हमेशा बनी रहेगी अर्थ के ऊपर, जो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है रिप्रोडक्शन, कि वो मरने से पहले अपनी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर जाए, जब वो मरे उससे पहले क्या करे, अपने जैसी ही और संतति उत्पन्न कर दे, तब वो स्पीसीज, वो प्रजाति जो है वो बची रहेगी, वो रेस जो है बची रहेगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके का होता है ना। रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है लैंगिक जनन, और दूसरा यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन,
अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का रिप्रोडक्शन है, दो तरीके का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे हम और एसेक्सुअल को भी, पर आज जो है वो पहले डिस्कस करेंगे हम किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, अलैंगिक जनन जो है वो क्या होता है, किस किस प्रकार का होता है और उसके उदाहरण क्या क्या हैं। उदाहरण सहित जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता क्या है ना, अलैंगिक जनन होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन होती है इसकी कि अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक से बिना युग्मक बने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिना युग्मक के जुड़ाव के संतान उत्पन्न होती है। संतान अपने जनक के समान होती है और इन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, संतान है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या उत्पन्न हो जाए, संतान उत्पन्न हो जाए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना ही तो उसमें गैमेट बनेंगे और ना ही गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, मतलब फ्यूज करेंगे। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें गैमेट बन जाता है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता, तब भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा। तो मेन चीज क्या हुई कि फर्टिलाइजेशन नहीं करता है वो, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं करता है वो। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फर्टिलाइजेशन होकर के जो हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो now the first types of asexual reproduction, and the first type is binary fission, द्विखंडी जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि फीजन क्या होता है, फीजन, है ना, जनन, द्विखंडी जनन यानी कि खंडन जनन जो होता है वो क्या होता है। तो फीजन जो है वो क्या होता है, इसके अंदर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में स्प्लिट हो जाता है। टूट जाता है ना। ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर sorry, a unicellular organism splits into two daughter cells, दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है, दो कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है, दो कोशिकाओं में। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, है ना। ये क्या करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं, जब क्या होती हैं, इन फेवरेबल कंडीशंस, इन फेवरेबल कंडीशंस, ये क्या शो करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस के अंदर दे शो द बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन शो करते हैं ये, है ना। जब कंडीशंस इनके फेवर के अंदर होती हैं, जब सारी कंडीशंस इनके फेवर में होती हैं तो बाइनरी फीजन शो करते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, दो कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाएगा, और वो विभाजन जो है वो जो विभाजन है वो माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू नहीं होगा, एमाइटोटिक डिवीजन होता है, एमाइटोटिक डिवीजन,
ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस, वो बस टूट जाता है दो कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बहुखंडी जनन। बहुखंडी जनन का एग्जाम्पल दे रखा है प्लाज्मोडियम। तो इसके अंदर क्या होता है, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों के अंदर ही होता है बस ये, स्प्लिट इनटू split into more than two daughter cells, more than two offspring कह लो या daughter cell कह लो, to two offspring, दो से ज्यादा, more than two, दो से ज्यादा, यानी कि कई कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाता है, कई कोशिकाओं के अंदर। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, सपोज दैट कि ये एक प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दे रखा है। तो ये एक प्लाज्मोडियम है और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये इसके क्या होता है, इसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है। ये एक प्लाज्मोडियम है और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, मोटी लेयर, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, है ना। ये बन जाती है क्या, सिस्ट, इसके ऊपर ये सिस्ट बन जाती है। ठीक है। और ये अंदर ही अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है, ये अंदर ही अंदर जो है वो क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा। ये इसमें स्पोर बन जाएंगे, है ना, क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे, ये स्पोर बन जाएंगे इसके अंदर। और ऊपर से ये कवर है ही, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये ऐसा करता है। ठीक है, कंडीशन जब इसके फेवर में नहीं होती है तब। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये सिस्ट जो है ये टूट जाएगी, ये सिस्ट टूट जाएगी, है ना। और जैसे ही सिस्ट टूटेगी वैसे ही क्या होगा, यहां से ये स्पोर बाहर निकल जाएंगे, ये स्पोर जो है ये बाहर निकल जाएंगे और दे जर्मिनेट एज न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लाज्मोडियम। ये जो स्पोर है ये एक नया प्लाज्मोडियम बनाएंगे। तो एक कोशिका से एक से दो से ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, डॉटर सेल्स, दो से ज्यादा, है ना। नाम देखो, बहुखंडी जनन, मतलब खंडन होता है लेकिन ज्यादा खंडन होता है, दो के अंदर नहीं होता। द्विखंडी के अंदर दो खंड बनते हैं, इसमें दो से ज्यादा खंड बनते हैं बहुखंडी जनन के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम इन अनफेवरेबल कंडीशंस, कब करता है ये, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस इसके फेवर में नहीं होती हैं, है ना, ज्यादा सूखा पड़ गया या भोजन नहीं है, ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा ठंड हो गई, तब ऐसा ये करेगा जब कंडीशन इसके फेवर में नहीं होंगी। नेक्स्ट जो है बडिंग, कलिका जनन, बडिंग, और इसका एग्जाम्पल दे रखा है यीस्ट। तो कलिका जनन के अंदर क्या होता है, एक कलिका बनती है ना, एक कलिका का निर्माण होता है और उस कलिका से नए जीव का नया जीव, है ना, नया जीव उत्पन्न होता है, नया जीव उत्पन्न होता है। उस कलिका से जो है वो नया जीव उत्पन्न होगा, है ना। यानी कि रिप्रोडक्शन बाय बर्ड, रिप्रोडक्शन बाय बर्ड के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, बडिंग। और बर्ड जो है, कलिका जो है, बर्ड या कलिका जो है, ये क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ
a small outgrowth which have capability to develop into a complete organism, उसके अंदर ये क्षमता है ना, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना ले। एक छोटी आउटग्रोथ, एक छोटा कलिका जो है वो उभरेगी और उस कलिका के अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो पूरे एक जीव का निर्माण कर ले, उसी तरह का जिससे वो उभरी है ना, जिससे वो उभरी है उसी तरह का एक पूरा जीव बना ले। और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और यीस्ट। तो हाइड्रा को अगर हम देखें तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से जो है वो, इस तरीके से हाइड्रा जो है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा के ये टेंटिकल्स होते हैं, है ना, ये सरफेस होता है। ये सपोज दैट अगर हाइड्रा है तो इससे ये एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है। और ये आउटग्रोथ जब नीचे गिरेगी, ये आउटग्रोथ जब नीचे गिरेगी तो क्या करेगी, एक नया हाइड्रा बनाएगी, एक नया हाइड्रा बनाएगी। ये हाइड्रा है ना। इस तरीके से जनन होता है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यीस्ट की, तो सपोज दैट कि अगर ये यीस्ट है, ये यीस्ट है, तो ये क्या करेगा, एक नए बड की फॉर्मेशन करेगा, है ना, नए बड की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो बड है, ये जो बड है वो इससे शेड ऑफ होकर के एक नया क्या बनाएगा, एक नया यीस्ट बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इससे अलग ना हो और बड के अंदर बड निकल जाए, ऐसा भी हो जाता है, बड के अंदर बड निकल जाता है, उसके ऊपर एक और बड निकल जाता है, उसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं, स्ट्रोबिलस। लगातार बड के ऊपर बड निकलते चले जाते हैं, स्ट्रोबिलस। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और एक नया यीस्ट बनाने लगे। ये फिर सारे, बहुत सारे बड जब बन जाएंगे तो ये सारे फिर एक साथ सेपरेट होंगे, ये सारे एक साथ सेपरेट होंगे, है ना। और फिर ये कई सारे यीस्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे, कई सारे यीस्ट बना लेंगे। तो ये जो है ये यीस्ट के अंदर होता है इस तरीके से, और ये इस तरीके से हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, खंडन जनन, फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगायरा का, एग्जाम्पल दे रखा है स्पाइरोगायरा का। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव, break into fragments, break into fragments, and each fragment develops into new organism। यानी कि क्या हुआ, एक बहुकोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव जो है वो टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, खंडों के अंदर टूट जाता है, और हर एक टुकड़ा, हर एक खंड जो है वो एक नया जीव बनाता है, वो एक नया जीव बनाता है। और एग्जाम्पल दे रखा है किसका का, स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर, मैच्योर होने के ऊपर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, और फिर हर एक नया हर जो एक टुकड़ा है वो एक नया जीव बना लेगा, नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, खंडन या जनन, खंडन, सॉरी खंडन जनन, है ना, यानी कि फ्रेगमेंटेशन या खंडन। नेक्स्ट जो है स्पोर फॉर्मेशन, बीजन जनन, बीजन जनन। तो देखो एग्जाम्पल दे रखे रहीजोप्रस, जिसको ब्रेड मोल्ड, है ना, जो ब्रेड होती है, जो ब्रेड होती है उसके ऊपर जो है
वो फफूंद लग जाती है ना, वही रहीजोपस है। वो जो फफूंद है वही क्या है, रहीजोपस, या इसको देसी भाषा में बोलते हैं ब्रेड मोल्ड फफूंद, है ना। क्या होता है ये, फफूंद, फफूंद, ठीक है। तो देखो स्पोर क्या होता है, स्पोर, पहले तो स्पोर के बारे में पढ़ते हैं हम। स्पोर क्या होता है, स्पोर ये क्या होता है, ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक कोशिकीय संरचना होती है, which have capability, to develop into a complete organism। वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना ले, एक कोशिकीय संरचना जिसमें क्षमता होती है कि वो पूरा जीव का निर्माण कर दे, पूरा जीव बना ले, पूरे जीव का निर्माण कर दिए, एक कोशिकीय संरचना, और जो अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल जाए, विच कैन विदस्टैंड इन अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, विच कैन विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी जिंदा रह जाए, विद स्टैंड कर जाए, ठीक है, ऐसी संरचना होती है स्पोर। और क्या कर ले, पूरे जीव का भी निर्माण कर ले, उसको स्पोर बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर जो है वो क्या कहलाता है, स्पोरुलेशन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, स्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, स्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, है ना। और उदाहरण जो है वो दे रखे हैं रहीजोपस और या फिर ब्रेड मोल्ड, फफूंद जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वनस्पतिक प्रजनन। तो देखो एक जो प्लांट होता है, एक पौधा जो होता है, एक प्लांट या एक पौधा जो होता है, उसके अंदर क्या है, उस प्लांट के अंदर या उस पौधे के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, दो तरह की। एक तो होती है वेजिटेटिव सेल, है ना, वनस्पतिक कोशिका, क्या कहलाती है ये, वनस्पतिक कोशिका, ठीक है। और दूसरी होती है जनरेटिव सेल, दूसरी होती है जनरेटिव कोशिका, जनरेटिव कोशिका, है ना, यानी कि प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका, दो तरह की कोशिका। तो प्रजनन कोशिका का तो देखो काम ही है प्रजनन करना, उसका तो काम ही है प्रजनन करना, ठीक है। अगर इससे प्रजनन होता है, इससे प्रजनन होता है तो वो कहलाता है लैंगिक प्रजनन, वो कहलाता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कोशिकाएं क्या करने लगे, वेजिटेटिव सेल या वनस्पतिक कोशिकाओं से अगर प्रजनन हो तो उसको हम बोलते हैं वनस्पतिक प्रजनन, है ना। तो ये क्या हो गया, यदि वनस्पतिक कोशिकाओं द्वारा प्रजनन हो तो वो वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है, वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। ये हो गया भाई सिंपल सा। और वनस्पतिक कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं, वनस्पतिक कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं,
स्टेम तने के अंदर, रूट जड़ों के अंदर, लीफ पत्तियों के अंदर। तो ये तो तने का एग्जाम्पल है, ये भी तने का एग्जाम्पल है, ये लीफ, ये स्टेम, ठीक है, ये स्टेम सुगर केन के अंदर स्टेम के थ्रू, तने जो तना होता है उससे प्रजनन होता है। ब्रायोफाइलम आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम ये पत्ती होती है और पत्ती के अंदर बड निकलता है और उस बड से प्रजनन होता है। ये लीफ होती है, लीफ, ये लीफ है ना, इसके द्वारा जो है वो प्रजनन होगा, लीफ के द्वारा, पत्ती के द्वारा प्रजनन होगा। और अगर ऐसा प्रजनन किसके अंदर देखने को मिलता है? ब्रायोफाइलम के अंदर देखने को मिलता है ना। आलू, जिंजर, अदरक, सुगरकेन, गन्ना, ब्रायोफाइलम ही होता है। इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, पत्थर चट्टा, अगर आपने सुना हो पत्थर चट्टा। जब किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है तो एक देसी दवाई होती है कि पत्थर चट्टे का जूस पिया जाता है ना, या उसको थोड़ा थोड़ा पत्तियों को चबाया जाता है, तो वो होता है ब्रायोफाइलम। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज सूक्ष्म प्रजनन, माइक्रो प्रोपेगेशन। वह प्रक्रिया जिसमें उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग करके नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में पौधे को बड़ी संख्या और तेजी से और आनुवांशिक रूप से समान रूप में उत्पन्न किया जाता है। यह क्या कह रहा है कि एक प्रक्रिया जिसमें उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर, उत्तक लेंगे हम, है ना, हम क्या लेंगे, सॉरी, हम क्या लेंगे, उत्तक लेंगे, है ना, और उन उत्तकों को उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर हम उगाएंगे। और वो जो पौधे उगेंगे वो कैसे होंगे? आनुवांशिक रूप से समान होंगे, जिनको क्लोन बोलते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होंगे, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, है ना। अलैंगिक जनन के अंदर सारे के सारे समान होते हैं, सारे के सारे समान होते हैं, तो उसमें भी यही होगा। लेकिन इसके अंदर बड़ी संख्या में और बहुत तेजी से ग्रो किया जाता है, बड़ी तेजी से। और इसकी प्रक्रिया के चरण जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, उपांग का चयन। उपांग क्या होता है? पौधे का वह भाग जो तेजी से ग्रोथ कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कोई लीफ ले ली, है ना, ग्रोविंग लीफ ले ली, मतलब जिसके अंदर क्या हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, वो भाग हम पौधे का तोड़ लेंगे और उसी भाग को उपांग या एक्सप्लांट कहा जाता है, उपांग या एक्सप्लांट कहा जाता है। जो तेजी से बढ़ रहा हो, जिसमें तेजी से ग्रोथ चल रही हो, उसी के अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं, उस भाग को हम ले लेंगे, है ना, क्योंकि वही डिवाइड कर सकती हैं। उसके बाद क्या है? उसका स्टरलाइजेशन करेंगे, निर्जलीकरण, स्टेरलाइजेशन, निर्जलीकरण, यानी कि उसके ऊपर कोई भी अगर फंगल ग्रोथ हो रखी है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रखी है, कोई और ग्रोथ है, कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, तो उसको वहां से हम हटा देंगे। और ये होता है सीजियम क्लोराइड के अंदर, CSCl, CSCm, सीजियम क्लोराइड, है ना, सीजियम क्लोराइड से धो देंगे, है ना, सीजियम क्लोराइड से इसको धो देंगे तो वो उसको स्टरलाइज कर देगा, साफ कर देगा। उसके बाद है कल्चर ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक माध्यम पर संवर्धन। पोषक माध्यम क्या होता है? जिसमें पोषक तत्व हो, ठीक है, और एक जेल हम बनाते हैं, एक जेल बनाते हैं हम अगार का, है ना, अगार जेल, अगार का एक जेल बनाते हैं, उसके अंदर हम पोषक तत्व डाल देते हैं, तो वो पोषक माध्यम
संवर्धन कहलाता है। और इसमें हम फॉर्मेशन कहते हैं कैलस की, कैलस निर्माण। तो कैलस जो है वो क्या होता है? कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये बन जाता है। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जो सिर्फ विभाजित करना जानती हैं, उनका कोई काम सुनिश्चित नहीं हुआ, अभी उन्हें क्या काम करना है वो सुनिश्चित नहीं हुआ। और मास का मतलब है उनका गुच्छा, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी, है ना, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो सिर्फ विभाजन करना जानती हैं, उनका कोई काम निर्धारित नहीं हुआ है कि उन्हें क्या काम करना है। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं के गुच्छे को, समूह को मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम बनवाएंगे। और ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन, उसके बाद जो है एक कोशिका से अंग जनन करवाया जाता है। अंग जनन करवाया जाता है ना, किसकी? कैलस, कैलस की एक कोशिका से अंग जनन करवाया जाता है। एक कोशिका जो है वो पूरे पौधे का निर्माण कर देगी, है ना। कैलस की एक कोशिका पूरे पौधे का निर्माण कर देगी। तो कितनी सारी कोशिकाएं हैं उतने ही ज्यादा प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, अंग जनन के अंदर। फिर प्लांटलेंट, नव पौध निर्माण, जो अभी अभी नए पौधे का निर्माण हुआ है, हम उसके अंदर ऐसे हार्मोन डालते हैं, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, है ना। कौन कौन से? ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये स्टेम बनवाता है, और ऑक्सीन जो है ये रूट बनवाता है, ये रूट बनवाता है। ठीक है, तो ये डालेंगे उसमें तो स्टेम बनेगा और रूट बनेगी, स्टेम बनेगा और रूट, तना और जड़ें बनेंगी। और हार्डनिंग एंड ट्रांसफर, हार्डनिंग एंड ट्रांसफर मतलब उसका प्रत्यारोपण करते हैं हम धीरे धीरे। जैसे पहले दिन वो जो नया पौधा बना है ना, किसके बाद? अंग जनन के बाद, नव पौध निर्माण के बाद जो नया पौधा बना है, उसे पहले 10 मिनट के लिए बाहर लेकर जाएंगे लैब से, 10 मिनट के बाद वापस ले आएंगे। दूसरे दिन उसको 15 मिनट के लिए लेके जाएंगे, तीसरे दिन उसको 1 घंटे के लिए लेकर के जाएंगे, चौथे दिन उसको 4 घंटे के लिए लेकर के जाएंगे, पांचवें दिन उसको 8-10 घंटे बाहर रखेंगे, और छठे या सातवें दिन उसको बाहर प्रत्यारोपित कर देंगे नर्सरी के अंदर, या जहां पर भी हमें लगाना है वहां पर उसको लगा देंगे। ये क्या होता है? ये होता है प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इसका एडवांटेज, इसके लाभ क्या है? जैसे पौधों का बहुत तेजी से संवर्धन, लैब के अंदर बनाना है एक कैलस के अंदर, एक जो कैलस होता है उसके अंदर लाखों कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिका से एक पौधा बन सकता है, तो लाखों कोशिकाएं एक साथ बन सकती हैं अगर हमने कैलस बनवा लिया तो। ठीक है, तो सभी पौधे आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, क्योंकि ये अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन के अंदर सारे पौधे जो है वो आनुवंशिक जो है रूप से समान होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे, कॉपी होंगे। क्लोन का मतलब क्या है? फोटोकॉपी होंगे, एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे वो। ठीक है, रोग मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था? स्टरलाइजेशन किया था। तो स्टरलाइजेशन की वजह से क्या करते हैं? रोग मुक्त पौधे तैयार हो जाते हैं स्टरलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और उन पौधों के लिए उपयोगी जिनमें वाइबल सीड्स नहीं होते, वो पौधे, जैसे केले का पौधा है, अब इसमें सीड ही नहीं है, बीज नहीं है। वाइबल सीड मतलब सीड है ही नहीं, या है तो वो प्रजनन मतलब कि उग नहीं सकता, वो सीड है ना, जर्मिनेट नहीं कर सकता, उग नहीं सकता। तो ऐसे पौधों का संवर्धन जो है, उनका नंबर बढ़ाना जो है, वो किससे पॉसिबल हो सकता है? इस तकनीक के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। और विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, वो प्रजातियां जो लगभग विलुप्ति की कगार के ऊपर खड़ी हैं, विलुप्त प्राय, जिनके 1-2 या कुछ एक पौधे बचे हैं, उनका नंबर हम तेजी से इस तकनीक के द्वारा बढ़ा सकते हैं। कौन सी तकनीक है? माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रजनन, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। बाकी का हम पढ़ेंगे कल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो जो है हम कल शुरू करेंगे, उसको कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सायोनारा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कल फिर मिलते हैं।